Chromosomal theory of inheritance. Gregor John Mendel published his work on inheritance of trait in 1866, but for some reason it remained unnoticed and unrecognized till 1900. ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना काम इनहेरिटेंस और ट्रेड के बेस पे जो बनाया था वो 1866 में उन्होंने पब्लिश कर दिया था। बस किसी कारणवश वो लोगों तक पहुंचा नहीं, ऐसा हम बोल सकते हैं। जो दूसरे बोटानिस्ट वगैरह थे उन तक वो पहुंचा नहीं 1900 तक, एज कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी इन दोज डेज। उस टाइम पे कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। इसकी वजह से ये जो इनका काम है, मेंडल्स का काम है, वो दूसरे लोगों तक ईजीली नहीं पहुंच पाया। हिज वर्क वॉज नॉट वाइडली रिकॉग्नाइज, बहुत लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। His approach was using mathematics and statistics to explain the biological phenomena was totally new and unacceptable to the other biologists. उनका काम इतना नया था कि उस टाइम पे मियोसिस के बारे में कोई जानता नहीं था, माइक्रोस्कोप तब अवेलेबल नहीं थे। ऐसी कंडीशन में इस थ्योरी पे कौन ध्यान देगा, कौन यकीन करेगा, कौन बिलीव करेगा? तो ये एक बहुत हार्ड टास्क बोल सकते हैं हम, जो मेंडल के लिए था कि कैसे वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करे, कि कैसे उन्होंने कौन सी थ्योरी वहाँ पर अप्लाई की है। कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था उस टाइम पे, बता ही चुकी मैं आप लोगों को। एज कंटिन्यूस वेरिएशन वेयर ऑब्जर्व इन नेचर में जो कंटिन्यूस वेरिएशन दिखाई दिए, मेंडल कंसेप्ट ऑफ फैक्टर दैट इज जीन as stable discrete unit which control the expression of character, and that a pair allele did not blend with each other was not accepted by contemporaries. इनकी जो कंसेप्ट थी मेंडल की, जीन की, जो कि एक कैरेक्टर दूसरे को कंट्रोल करके रखता है, या फिर अलील जो है वो साथ में आते हैं, या फिर वो फ्यूज़ नहीं होते, जो भी कंसेप्ट थी उनकी, ये इजीली दूसरे साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ही ऑल्सो डिड नॉट नो फिजिकल लोकेशन ऑफ द फैक्टर जीन इन द गमेटिक सेल। गमेटिक सेल में अलील की, फैक्टर की, जीन की प्रॉपर पोजीशन के बारे में वो नहीं बता पाए। इन 1903 साइंटिस्ट ह्यूगो डी वेरीज, कोरेन एंड वॉन टेगमार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल वर्क ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। इन्होंने, ये 3 साइंटिस्ट जो ह्यूगो डी वेरीज वगैरह, कोरेन वगैरह, इन्होंने फिर से एक बार इस थ्योरी पे वर्क करना शुरू कर दिया। भाई उस आदमी ने इतना वर्क किया है, उसके बोलने में या फिर उसके वो एक्सपेरिमेंट में कुछ तो खास बात होगी। इन्होंने फिर से वो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, एडवांसमेंट मतलब अब माइक्रोस्कोप यहाँ पर अवेलेबल है इस ड्यूरेशन में। साइंटिस्ट वेर एबल टू ऑब्जर्व सेल डिवीज़न, साइंटिस्ट जो है सेल डिवीज़न का सहारा लेकर इन चीज़ों को प्रूव कर सकते थे आसानी से। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अंडर माइक्रोस्कोप, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी माइक्रोस्कोप में देख सकते थे। वॉल्टर सुटन अलॉन्ग द Theodor Boveri 1903 studied the parallel behavior of Mendel factor and behavior of chromosome at the time of meiosis. अब यहाँ पर इन्होंने बोवेरी जो है, सुटेन और बोवेरी, इन्होंने जीन फैक्टर्स पे स्टडी करना चालू था इनका। बस उसी प्रकार से इन्होंने मेंडल्स के जो रेशो, जो लॉ है, साइड बाय साइड उनकी भी स्टडी शुरू रखी। कि जब ये बोल रहे हैं मेंडल्स कि भाई ये फैक्टर है, ऐसा होता है, वैसा होता है, इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्रोमोसोम की भी पढ़ाई करेंगे, साथ साथ मेंडल की भी पढ़ाई करेंगे, देखेंगे तो कितना रिलेशन एक दूसरे से मैच होता है, कितना लिंक होगा, दोनों थ्योरी कितनी एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। और इस टाइम पे मियोसिस के बारे में बहुत लोगों को पता चल गया था, बहुत टाइम निकल चुका था, इसकी वजह से इस दौरान माइक्रोस्कोप का वगैरह इन्वेंशन हो गया था। तो जब उनका एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ तो उन्होंने क्रोमोसोमल बेसिस के, क्रोमोसोम के कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ थ्योरी जो है वो बनाए कि क्रोमोसोम का नेचर कैसा है। कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं हम जो क्रोमोसोम से
रिलेटेड है कि अगर हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो ये ऐसा 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 उसका काम है, पर्टिकुलर टाइप का वो फंक्शन प्ले करेगा। तो ये पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस है, इनके लिए उन्होंने प्रॉपर एक थ्योरी ही बनाई जिसको बोला जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। We have already started the chapter inheritance and variation and we have completed the part of Mendel's। मेंडल्स का एक पूरा पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब बॉटनी का जो ये चैप्टर का जो पोर्शन था वो हमने खत्म कर दिया है और इसके आगे जो है हमारा जूलॉजिकल पार्ट चल रहेगा। जूलॉजिकल पार्ट में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम चीज क्या है, व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज द थ्योरी अबाउट द क्रोमोसोम, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम, ये सारी चीजें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी की कंसेप्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी पुट फोर्थ बाय स्टूटन एंड बोवेली, दिस थ्योरी आइडेंटिफाइज क्रोमोसोम एज द कैरियर ऑफ gametic material। Gamete means gamete are the sex cells which is responsible for to carry the genetic material from the parents to offspring। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में जो सेक्स सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर गमीट बोलते हैं। और उन गमीट का इनहेरिटेंस हो, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वो है क्रोमोसोम। ये जो गमीट है ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट chromosomes are present in pair in somatic cell। somatic cell में as a pair present होते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि जो भी क्रोमोसोम होगा वो पेयर में प्रेजेंट रहेगा, दैट इज XX, XY भी हो सकते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट हियर, पेयर बिकम्स 23। अगर ये 46 क्रोमोसोम का अगर हम पेयर करते हैं तो यहाँ पर पेयर बन जाएगी हमारी 23 और क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स में ही प्रेजेंट होते हैं। डिप्लॉयड इन नेचर, यही यहाँ पर आपको बताया गया। ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर सेग्रीगेट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। अब ये पार्ट हम मियोसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ड्यूरिंग द मियोसिस डिप्लॉयड गमीट बिकम्स हैप्लॉयड। जब कभी मियोसिस की कंसेप्ट ही वही है, मियोसिस की बेसिक कंसेप्ट वही है कि डिप्लॉयड गमीट जो होगा वो हैप्लॉयड में कन्वर्ट होगा। जो डिप्लॉयड सेल्स होंगे वो हैप्लॉयड में कन्वर्ट होंगे, तब जाकर वहां पर मेल गमीट फीमेल गमीट तैयार होंगे और वो किसी और गमीट के साथ फ्यूज होकर डिप्लॉयड सेल तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि गमीट का जब फॉर्मेशन का टाइम आता है तब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आसानी से सेग्रीगेट हो जाते हैं, आसानी से अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और ये सब जो प्रोसेस में होता है उस प्रोसेस को हम मियोसिस बोलते हैं। दिस ईच गमीट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर। अब जब सेपरेशन होता है एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन X एंड Y, ये दोनों के दोनों अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग, और ये खुद में ही प्योर होते हैं। खुद में इनका नेचर प्योर होता है, इनके कैरेक्टर्स जो है वो खुद में डिजर्व करके रखते हैं। यहाँ पर दोनों साथ हैं, सेग्रीगेशन अगर होता है तो भी कोई बात नहीं, वो अपने कैरेक्टर के साथ इंडिपेंडेंटली अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट, न्यूक्लियस ऑफ गमीट कंटेन क्रोमोसोम विच कैरी ऑल हेरेडिटरी ट्रेट्स।
ये चीज हमको पता है और बेसिक इंफॉर्मेशन है कि गमीट का जो न्यूक्लियस होता है, सिंपल, दिस इज सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस. ईच सेल possess a nucleus and nucleus contain hereditary material. हर सेल में न्यूक्लियस होता है और हर न्यूक्लियस में हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है. हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से बनी हुई है, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड़ ऑफ द सेल. और हर सेल, चाहे हमारे नेल्स का हो, चाहे हमारे हेयर्स का हो, हर सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसमें हमारा डीएनए प्रेजेंट है. दिस इज न्यूक्लियस and all the chromosome material, DNA material, genetic material, all the material present in the nucleus. Next, male and female gamete means male gamete is sperm and female gamete is egg. Other name is ova. Carry all the hereditary trait. अगर male gamete sperm है तो जो भी फादर होंगे उनके जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर होंगे थ्रू द स्पर्म्स कैरी होंगे पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग. एंड फीमेल गमीट अगर एग है, ओवा है, तो जो भी मदर प्रोड्यूस करेगी एग को, जो भी फीमेल प्रोड्यूस करेगी एग को, उसके जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर है वो पास होंगे फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द एग. नेक्स्ट, दे आर द लिंक बिटवीन पैरेंट एंड ऑफस्प्रिंग. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि मेल और फीमेल गमीट जो है अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं. इसका मतलब ये जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग को जोड़ने का काम जो कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं यहाँ पे, हेरिडिटरी ट्रेट्स एंड स्पर्म एंड एग. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो गमीट से, मेल फीमेल गमीट से, ये रिस्पॉन्सिबल है पेरेंट और ऑफस्प्रिंग को लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए. क्योंकि हेरिडिटरी फैक्टर के साथ क्या कर देते हैं, पेरेंट्स को ऑफस्प्रिंग के साथ और ऑफस्प्रिंग को पेरेंट्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं. द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गमीट एंड फीमेल गमीट रिस्टोर्स डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द स्पीसीज. जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले बता चुके थे कि एट द टाइम ऑफ सेपरेशन दोनों क्रोमोसोम्स अलग होंगे, वैसे ही एट द टाइम ऑफ यूनियन, जब कभी उनका फ्यूजन होगा, जब कभी दोनों मेल और फीमेल गमीट फ्यूज होंगे, तो सपोज दिस इज फीमेल गमीट एंड दिस इज मेल गमीट, दोनों मिलकर यहाँ पर एक्स वाई सिंगल पेयर फॉर्म कर सकते हैं. दिस इज zygotic condition and this zygote will develop into male child. Y होने की वजह से ये जो प्रोजेनी है वो बन जाएगी मेल, मतलब जो बच्चा होगा वो यहाँ पर बॉय होगा. तो इस तरह से ये बेसिक कंसेप्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी की.